नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में कहानियां शामिल की गई हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं हरिशंकर परिसाई जी की एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। हम लोग आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां शामिल थीं उनमें से लगभग कहानियां पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से 2 या फिर 3 कहानियां आपकी शेष रह गई हैं। उन कहानियों को भी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। उधर आपकी जो है निबंध विधा शुरुआत की जा चुकी है और उसमें से 2-3 निबंधों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। वो निबंध भी आपको जो है जल्दी जल्दी पढ़वाए जाने हैं। खैर, आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं हरिशंकर परिसाई जी की कहानी पे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कहानीकार पर, यानी हरिशंकर परिसाई जी के ऊपर। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में काम किया। तो एक बेसिक चर्चा भूमिका के तौर पे हरिशंकर परिसाई के जीवन वृत्त पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ। ठीक है ना? तो परिसाई जी का जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 को। कब? 1924 को होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। विशेष बात इनके बारे में हम लोगों को एक ये याद रखनी है कि इनको विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो है इनकी एक व्यंग्यात्मक रचना थी, जिसको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये आप लोग याद रखें। और शायद कमेंट में किसी ने मुझसे ये कहा था कि सर आप इस तरीके की एक क्लास बना दें जिसमें जिन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी मिला है, जिन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ मिला है, वो सारे पुरस्कार आप एक साथ कलेक्ट करवा दें। तो मैं इस तरीके की क्लास आपको बहुत जल्दी करवा दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि हरिशंकर परिसाई जी को इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। परिसाई जी जो है हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलवाया। उससे पहले व्यंग को जो है एक विधा के तौर पे नहीं माना जाता था, लेकिन हरिशंकर परिसाई जी के प्रयासों से हरिशंकर परिसाई जी के समय में व्यंग को पहली बार एक विधा का दर्जा दिया गया। जबलपुर से जो है एक पत्रिका निकलती थी, नाम था वसुधा, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, और इसके जो है हरिशंकर परिसाई जी संपादक हुआ करते थे। हम लोग बात कर लेते हैं परिसाई जी के कुछ कहानी संग्रह हैं उनकी। तो इनका जो पहला कहानी संग्रह है वो है हंसते हैं रोते हैं। अगला इनका कहानी संग्रह है तब की बात और थी। तीसरा जो है इनका कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। चौथा इनका कहानी संग्रह है दो नाक वाले लोग, और पांचवा इनका कहानी संग्रह है भोला राम का जीव। तो ये जो है इनके कहानी संग्रह हैं, इनको जो है आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से कहानी संग्रह हैं? हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, और भोला राम का जीव। ये जो है इनके कहानी संग्रह हैं। कुछ इनके उपन्यास भी हैं, जैसे रानी नागफनी की कहानी। ये जो है फैंटेसी शैली में लिखा गया एक लघु उपन्यास है, और इस उपन्यास को कई बार कहानी की श्रेणी में भी रखा जाता है। एक इनका उपन्यास है तट की खोज, और एक इनका उपन्यास है ज्वाला और जल। तो ये जो है इनके 3 उपन्यास हैं। 2 चीज़ें इनके बारे में विशेष और हैं, उनको हम लोग उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे इनका जो ये कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, इस कहानी संग्रह को गोपाल राय साहब ने हरिशंकर परिसाई जी का प्रथम कहानी संग्रह माना है। ठीक है? तब की बात और थी, ये जो इनकी कहानी है ये साल 1956 में सती का बेटा शीर्षक से छपी थी। तो ये 2 चीजें आप लोग याद रखें इसके साथ। परिसाई जी जो है जबलपुर और रायपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था। अखबार का नाम था देशबंधु। इसमें जो है ये पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे, और उनके कॉलम का जो नाम था वो नाम था पूछें परिसाई से। तो ये भी एक फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। और वसुधा पत्रिका का तो ये संपादन करते थे, उसके साथ साथ ये जो है कल्पना पत्रिका में, धर्मयुग पत्रिका में, सारिका में, नई कविता में, ज्ञानोदय में,
जो है नियमित रूप से लेखन किया करते थे। ठीक है ना। ये जो है हरिशंकर परिसाई की कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिन पे एक बार नज़र डाल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे ये कहानियां पूछी जा सकती हैं। तो रानी नागफनी की कहानी, जैसा कि मैंने आपको पहले वहां पर भी बताया था, इसको जो है उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है, लघु उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है, और इसको जो है कहानी की श्रेणी में रखा जाता है। फिर तट की खोज इनकी एक कहानी है, एक फिल्म कथा इनकी कहानी है। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इनकी एक कहानी है। वे दोनों, पड़ोसी के बच्चे, पैसे का खेल, किताब का एक पन्ना, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है। तीन सयाने इनकी कहानी है। जिंदगी और मौत, गांधी जी का ओवरकोट इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और राम जी काका। तो ये हरिशंकर परिसाई जी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो ये तो चर्चा हो गई हरिशंकर परिसाई जी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपनी कहानी की बारे में। कहानी के कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, कहानी में कौन कौन से पात्र हैं इनके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे, पूरी कहानी को पढ़ेंगे, जैसे हमने हर कहानी को पूरा पूरा पढ़ा है, पूरा पूरा, कोई भी जो है उसमें कहीं से कुछ छोड़ा नहीं गया है। ये कहानी भी पहले शब्द से लगा के आखिरी शब्द तक पूरी कहानी पढ़ेंगे। फिलहाल पहले थोड़े से तथ्यों पे बात कर लेते हैं। तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है एक व्यंग कथा में फैंटेसी के माध्यम से पुलिसिया तंत्र पर व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई एक कहानी है। कहानी के प्रमुख पात्रों की बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है माता दीन। और माता दीन जो हैं वो अपने महकमे में एमडी साहब के नाम से पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं। इसी नाम से वो अपने महकमे में प्रसिद्ध हैं, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं। और यह सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। माता दीन किस रैंक पे हैं, एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, ये कप्तान हैं या फिर आईजी डीआईजी हैं, तो आप लोग याद रखें माता दीन जो है इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं, जो कि एसआई से बड़ा एक पद होता है, जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। सॉरी, ये जो है चांद पे पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे जाते हैं। पुलिस मंत्री साथ साथ इसमें एक पात्र हैं जो पुलिस विभाग का नाम हो ऐसा कुछ करने के लिए माता दीन को चांद पर जाने की सलाह देते हैं। यान चालक एक पात्र है जो चांद से माता दीन को, ये जो है माता दीन लिख गया है, इसको आप लोग दीन कर लीजिएगा, ठीक है ना। माता दीन को चांद से लेने के लिए आते हैं। कोतवाल और इंस्पेक्टर ये चांद के पुलिस और सिपाही हैं। उसके साथ साथ आईजी, कोतवाल, हवलदार, बलभद्र, रामजीवन और गफूर, ये जो है कहानी के कुछ गौड़ पात्र हैं। ये भी कहानी को आगे बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं। तो ये कहानी के पात्र हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कहानी के कुछ तथ्य हैं जिनको हम लोगों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपसे जो प्रश्न पूछ लिया जाता है वो तथ्यों को लेते हुए पूछ लिया जाता है। कहानी के अंदर से कोई फैक्ट वो लोग उठाते हैं और प्रश्न बना के आपके सामने रख देते हैं। तो उस तरीके से हम लोग कुछ तथ्य पढ़ते हैं जिससे वो प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। कहानी में चांद पर जो है सिपाही का वेतन 500 है, हवलदार का 700 है, थानेदार का 1000 रुपये है, जबकि धरती पर सिपाही का वेतन सिर्फ 100 रुपये है और इंस्पेक्टर का वेतन सिर्फ 200 रुपये ही है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चांद पर जो ये रैंक है, सिपाही के रैंक पे कितना वेतन है, हवलदार के रैंक पे कितना वेतन है, और उसी की तुलना में पृथ्वी पर इन लोगों का कितना वेतन है। तो ये आपको याद रखना है। तो इंस्पेक्टर माता दीन जब सबसे पहले चांद पे जाते हैं तो ये काम वो करवाते हैं। वो कहते हैं कि देखो भैया, तुम्हारे वहाँ जो कर्मचारी हैं, जब इनके वेतन इतने ज़्यादा हैं तो वो क्यों काम करेंगे, वो क्यों क्षेत्र में निकलेंगे, क्यों जो है भ्रष्टाचार करेंगे। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले इनके वेतन कम करिए। जब इनके वेतन कम होंगे, जब इनके जो है बच्चे पल नहीं पाएंगे, बीबी का शौक नहीं पूरा हो पाएगा, जब ये लोग पारिवारिक दायित्व नहीं निभा पाएंगे, तब ये लोग क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगे। और वैसा होता भी है। माता दीन से पहले गृह मंत्री सचिव से कहकर आईजी को चांद पर भेजना चाहते थे। जब चांद की पुलिस ने इनसे कहा कि आपके वहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है अच्छी है और मेरी वहाँ की पुलिस व्यवस्था
कुछ बेहतर करने के लिए अपने वहाँ से किसी जो है एक अधिकारी को भेजिए। तो जो गृह मंत्री थे वो सबसे पहले आईजी को भेजना चाहते थे, लेकिन ये बाद में हुआ कि आईजी के प्रोटोकॉल से ये जो है छोटा मोटा काम ठीक नहीं ठहरेगा। तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी को, जो माता दीन है, उनको चांद पर भेजते हैं। यान में चढ़ते समय माता दीन, इसके लिए जो है मुझे माफ़ करना, ये जो है माता दीन को बार बार माता दिल लिख गया है, ठीक है। यान में चढ़ते समय माता दीन इस चौपाई का प्रयोग करते हैं, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहानी में हवलदार माता दीन को पैक्सा बुलाते हैं, जो शायद जो है इंस्पेक्टर का तद्भव रूप है, इंस्पेक्टर साहब या फिर पैक्सा। ये जो है हालांकि आपको याद रखना है कि कहानी में हवलदार माता दीन को क्या कहकर बुलाते हैं, तो पैक्सा कहकर बुलाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्के में ना लेना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। माता दीन यान में सवार होते ही यान चालक से पहला प्रश्न पूछते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि लाइट वाइट ठीक है या फिर नहीं है। चांद पर पहुंचकर सर्वप्रथम माता दीन पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर स्थापित करवाते हैं और माता दीन अपने सिद्धांत के बारे में बताते हुए ये लाइन कहते हैं कि हम पैसा नहीं काम से प्यार करते हैं। तो ये जो है कहानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसी ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। क्या गजब का व्यंग किया है परिसाई जी ने, ऐसा व्यंग परिसाई जी ही कर सकते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अधिकारी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। ये प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि वो चांद पर क्यों गए थे, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे, आपको याद रखना चाहिए। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेज सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है और आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेजा जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेने की यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गाफूर को पुकारा। मुंशी गाफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्सा। FIR रख दी है जी पैक्सा और रोज नामचे का नमूना, रोज नामचे यानी GD जो पुलिस विभाग में जर्नल डायरी है, यानी जिसमें रोज की दैनिकी लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रोज नामचा बोलते हैं, जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुला के कहा कि हमारे घर में जचकी के बखत अपने
खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पेक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा कि सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा कि हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला पेक्सा, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद की एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। तो ये आपको याद रखना है कि माता दीन से किसने कहा कि एड़ी चमकाने का पत्थर लाना है, तो राम जीवन ने कहा था कि एसपी साहब के वहां से आदेश दिया है। जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी ने कहा होगा। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना बाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा अबे हार्न क्यों नहीं बजाता। चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हार्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हार्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया यानी जायजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा हनुमान का दर्शन तो कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के वहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्स का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वे अपराधों पर ध्यान नहीं देती थी, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा कि जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा कि मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं इसलिए सिपाही 500, थानेदार को 1000। क्या ये मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा मगर ये तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच ही बहुत फर्क आया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में हड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ कैसे? माता दीन ने समझाया बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है।
चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते थे, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते रहते। सरकार भी खुश थी और मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पे उसका इन्वेस्टिगेशन कर कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं। आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा कि पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो। पहले एविडेंस देखो कि क्या कहीं खून मिला है, किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता था। उसे उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो है उसे कब्जे में करो। जो भी जो है आदमी है, कहने का मतलब उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैं तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था। अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ था। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो तो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मरा है, यह तो पक्का है, किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मारने वाले को होती या बेकसूर को। अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर हैं। सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल, किस पर जुर्म साबित होता है, इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोंक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझ चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को हो, फांसी तो ईश्वर ही चढ़ेगा। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। माता दीन जी ने एक FIR भरवा दी। बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कहा, कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब अब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कहें ऊपर से हो रहा है, तब वे IG के पास शिकायत करेंगे।
आईजी भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, सब ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री कहें कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दीन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इससे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा कि अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे कोई होगा। माता दीन ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दीन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले ही रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों की चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, वहाँ पहले ही पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर 8-10 उठाई हीरों को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खेलते हों और शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए हैं ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना। वे बोले नहीं देखा था साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है, फिर उन्होंने कहा वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी उसने ऐसा उटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा ठीक है, तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना। वे बोले देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू किया तो वे बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ा देर बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का ही नतीजा है। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके पे एक कुर्ता और टोपी धर लाते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता,
आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया और माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए। लगा ये कई रात सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं, अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुला, उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले भाले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नहीं डूबते, बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उन बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति को नष्ट कर दिया है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। तो ये आज की कहानी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।